नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर ऐसा कुछ होते रहता है जिससे वोटर, कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक तक सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। महज 24 घंटे पहले बीएमसी की सहयोगी संस्था बीएसटी की पतपेड़ी संस्था का चुनाव हुआ। चुनाव में ठाकरे बंधु गठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा, खाता तक नहीं खोल पाए। और दूसरी तरफ 24 घंटे के भीतर ही राज ठाकरे जो हैं वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जाकर मिलाए। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने शिवसेना के यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन भी मिलाया। आखिर चल क्या रहा है बीजेपी, यूबीटी सेना और एमएनएस के बीच? कुछ दिन पहले जब राव साहेब दानवे जो विधान परिषद के विपक्ष के नेता थे, उनके एग्जिट के वक्त भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि यहां आकर बैठ जाइए। लेकिन राज ठाकरे इनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात, देवेंद्र फडणवीस इनका उद्धव ठाकरे को फोन, इसके क्या पॉलिटिकल मायने हैं? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में यह कोई सोची समझी लोगों को कंफ्यूज रखने की बीजेपी की चाल है, या फिर वाकई में कुछ फिर एक बार अनएक्सपेक्टेड होने जा रहा है? आज इस पूरे वीडियो पर बातचीत करने के लिए, पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अविनाश पांडे जी मौजूद हैं। अविनाश पांडे जी कई सारी राष्ट्रीय चैनलों के लिए रिपोर्टिंग कर चुके हैं, सुर्खियां बना चुके हैं। और अविनाश पांडे जी टाइम्स ग्रुप की तरह ही कई सारे जाने माने अखबार, वेबसाइट्स, ब्लॉग, यूट्यूब वगैरह के लिए काम कर रहे हैं और कर चुके हैं। हम आभारी हैं अविनाश जी के कि वो आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आए। अविनाश जी, राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच की मुलाकात, क्या इसका कोई मतलब है या सिर्फ लोगों को कंफ्यूज्ड रखने का एक तरीका? ये सवाल बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि लोकसभा विधानसभा चुनाव से शुरू करते हैं। जब लोकसभा विधानसभा का चुनाव था उस वक्त भी, उसके पहले से ये माना जा रहा था कि राज ठाकरे का जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है, एनडीए की तरफ है। हालांकि बाद में उल्टा हुआ, उन्होंने कहा कि नहीं वो अकेले लड़ेंगे चुनाव, और उसके बाद में फिर सारी चीजें हुई, 200 से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ा। उस वक्त भी खास तौर पे एमएनएस के कार्यकर्ताओं में काफी कंफ्यूजन था कि आखिर वो करे क्या, और ये कंफ्यूजन दूर होते होते तक चुनाव आ गए और बाद में नतीजा कुछ नहीं निकला, एमएनएस के हाथ कुछ नहीं आया। बिल्कुल वैसा ही माहौल आज भी सियासी तौर पर चल रहा है। चाहे हम बीजेपी में देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की आज की मुलाकात को अगर हम देखें, तो एक चीज कही जाती है दोनों ही नेताओं के बारे में कि दोनों ही नेता टाइमिंग को साधने में बहुत माहिर हैं। उन्हें पता है कि किस टाइम पे क्या करना है, कौन सी चाल चलनी है। देवेंद्र फडणवीस के पास तो मुख्यमंत्री पद है, सारी चीज है, पूरा राज्य का कमान उनके हाथ में एक तरह से। लेकिन राज ठाकरे संघर्ष कर रहे हैं। भले ही वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, पार्टी भी है, लेकिन वो वोटों में तब्दील नहीं होती और सीटें चुन करके नहीं ला पाते हैं। ऐसे में आपने जो जिक्र किया कि कल 21 सीटों पर चुनाव हुआ, इसके नतीजे आए और उसमें ठाकरे बंधुओं को कुछ भी हाथ नहीं लगा। अब ऐसे में कुछ ना कुछ तो एक चाल चलनी थी, जिसमें चाहे हम सुर्खियां बटोरने की बात कर लें या फिर लोगों को एक संदेश की आखिर सीएम से राज ठाकरे की मुलाकात क्यों हुई, ये एक मुद्दा था। मुद्दे को लेकर के अब ये कहा जा रहा है कि भाई साहब टाउन प्लानिंग का एक मसला था और उसी वजह से हमने मुलाकात की। चाहे बंबई की बात हो, नासिक की बात हो, पुणे, ये सब शहर हैं, ओवर क्राउडेड होते जा रहे हैं, सड़कों पे गाड़ियां हैं और इनको दुरुस्त कैसे किया जाए, ये एक मुद्दा था। लेकिन उनका जो मूल वोटर है, जो मतदाता है, जो पार्टी के साथ हर समय खड़ा रहता है, आखिर वो क्या करे? राज ठाकरे गए, अब वो अभी तक ये कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे के साथ में है। इसको लेकर के भी उन्होंने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया कि भाई हम अब उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर के आगामी पालिका चुनाव लड़ेंगे, या महाराष्ट्र में जो दूसरे चुनाव होने वाले हैं नगर निगम के, वो लड़ेंगे। दूसरी तरफ राज ठाकरे मुलाकात करते हैं, तब तक पता चलता है कि सीएम साहब ने जो है उद्धव ठाकरे जी को भी फोन कर दिया। अब सीएम साहब
ऐसे चल रहे हैं जैसे कि दो घोड़े हैं और उन्होंने दोनों की लगाम अपने हाथ में ले रखी हो और अपने हिसाब से वो उनको चलाना चाह रहे हों। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो महाराष्ट्र की जनता को है, जो मतदाता हैं आखिर, और जो पार्टी के वर्कर्स हैं वो कहाँ जाएं। आपने बिल्कुल कहा कि कंफ्यूजन वाली स्थिति है। ऐसे में राज ठाकरे जी को मुझे लगता है कि एक स्टैंड लेना चाहिए या ऐसा कुछ क्लियर होना चाहिए कि आखिर किस तरफ जाएं, क्योंकि सियासत जो है वो ये कह रही है कि राज ठाकरे की मीटिंग आज की जो है वो यूं ही नहीं है कि सिर्फ सड़क पर गाड़ियां क्यों बहुत ज्यादा है, टाउन प्लानिंग का ज्ञान उनको बहुत अच्छा है। तो ये इसके पीछे बहुत सारे सियासी मुद्दे हो सकते हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि भाई जो सीपी राधाकृष्णन है, जो उपराष्ट्रपति पद की रेस में है, जिनका जीतना लगभग लगभग तय भी माना जा रहा है एक तरह से, उनको लेकर के तमाम पार्टियों का जो समर्थन है, क्योंकि एक ये भी बात है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को एक तरह से जिम्मेदारी भी दी गई है कि भाई वो सभी पार्टियों का समर्थन हासिल करें। और ऐसे में ये मुलाकात है कि हो सकता है कि वो राज ठाकरे के साथ में कुछ बैठक हुई जो तकरीबन 50 मिनट की बैठक चली, उसमें ये एक मुद्दा भी अहम रहा होगा। लेकिन इसके अलावा आगे की रणनीति क्या होगी 6 महीने बाद, अगले साल में कहा जा रहा है कि बीएमसी के चुनाव होने हैं और जिसकी तैयारियां अक्टूबर मंथ से शुरू हो जाएंगी। लेकिन तो अविनाश एक जी, दो घोड़े की कमान क्या देवेंद्र फडणवीस अपने हाथ में रख रहे हैं, राज ठाकरे अपने हाथ में रख रहे हैं? देखिए, इसको देखने के भी दो पहलू नजर आ रहे हैं मयूर जी। एक तरफ तो अगर हम खुली आंखों से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जो घोड़े को संभालने वाले हैं, जिनके हाथ में लगाम है, वो देवेंद्र फडणवीस हैं। लेकिन पर्दे के पीछे जो सियासत चलती है उसमें राज ठाकरे कहीं ना कहीं बाजी मारते रहते हैं और वो चीजों को अपने हिसाब से टिल्ट करने के लिए या झुकाने का प्रयास करते रहते हैं। और आज की भी मुलाकात मुझे लगता है एक तरह से एक संदेश है, क्योंकि अगर जब बीजेपी भले ही राज ठाकरे बीजेपी के साथ ना जाए या फिर जाए, ये भविष्य की बात है, लेकिन बीएमसी का जब चुनाव होगा तो निगोशिएटिंग जो पावर होगी वो किसके हाथ में होगी। अगर मान लीजिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ में आते हैं तो दोनों ही पार्टी के मतदाता हैं, वोटर हैं, और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो इस बात का भरोसा करके बैठे हैं कि भाई चुनाव आएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों ही पार्टियां एक साथ आ जाती हैं और बीएमसी का चुनाव लड़ती हैं तो जो एमएनएस के इच्छुक उम्मीदवार होंगे या फिर जो शिवसेना के इच्छुक उम्मीदवार होंगे उनका क्या होगा। तो ऐसे में एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकती है कि भाई मतलब अगर हम चुनाव लड़े तो हम ज्यादा सीटें हासिल कर सके या ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सके, एक ये भी मुद्दा हो सकता है। और इसी बात को लेकर के कुछ दिन पहले ये भी चर्चा चली थी, तकरीबन 10 दिन पहले की बात है, 10 दिन पहले हो रहा था, तब भी ऐसी ही कुछ चर्चाएं छिड़ी थी कि उद्धव ठाकरे दिल्ली आखिर क्यों जा रहे हैं। भले ही वो एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेताओं से मुलाकात करेंगे, सारी चीजें होंगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि वो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, एक दबाव की जो राजनीति है महाराष्ट्र में कि क्योंकि उद्धव ठाकरे बहुत ही सामान्य तरीके से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने सारी चीजें मंच पर भी उस दिन कही थी कि हम और राज ठाकरे साथ में आए हैं, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राज ठाकरे जी ने अपना कोई पत्ता नहीं खोला था, उन्होंने आज भी नहीं कहा कि वो आगे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो एक ये क्या आपको प्रेशर ऐसा टैक्टिक्स नहीं जो लगता, दोनों ही तरीके। क्या आपको आपको ऐसा नहीं लगता कि एमएनएस का वोटर और शिवसेना का वोटर इस तरह की चीजों की वजह से कंफ्यूज हो जाएगा, या फिर लोग इस समय सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, वोटिंग के टाइम पे जो स्थिति होगी उस अनुसार वोटिंग होगा? क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही कहा। बीएमसी चुनाव को लेकर के अगर हम बात करें, राधा कृष्णन और उपराष्ट्रपति वाली चुनाव की जो बात है वो तो उसके लिए बीजेपी प्रयास कर रही है, वो दोनों तरफ से चाल चल रही है, चाहे वो राज ठाकरे की पार्टी हो, मनाने की बात हो, या उद्धव ठाकरे। लेकिन अगर हम बीएमसी के चुनाव को या अन्य नगर निगम चुनावों को मद्देनजर रख के बात करते हैं तो मतदाता जरूर कंफ्यूज है और वो सारी चीजें हैं। लेकिन इसका जो नुकसान होगा, भले ही नतीजा क्या होगा ये नहीं कह सकते हैं, अभी बोलना जल्दबाजी भी हो सकती है, लेकिन लोगों के मन में एक नाराजगी भी है। और क्योंकि आज भी हमने कुछ लोगों से बातचीत की, हिंदी और मराठी का जो मुद्दा चल रहा है, तो लोगों ने कहा कि भाई ये मराठी सिखाने की नौबत ही क्यों आई, हम किसी को फोर्स क्यों करें, हमको ऐसी एक स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, ऐसा एक प्लान बनाना चाहिए कि लोग सीखें।
लोग आए और सीखें, उनको फोर्स करने की जरूरत ना हो। तो ये एक नाराजगी का मुद्दा लोगों के मन में नजर आया, और ये कहीं ना कहीं ऐसे भी महसूस होता है कि अगर यही कंफ्यूजन वाली स्थिति रही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर के, तो हो सकता है कि बीजेपी फिर से पिछली बार की तरह जो बीएमसी का चुनाव है उस पर अपना कब्जा रखे, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर राज ठाकरे अब तक मराठी मराठी की बात कर रहे थे, उसके कुछ दिन पहले वो कहने लगे कि मैं हिंदुओं की बात करूंगा, और हिंदुओं की बात कर रहे हैं। हिंदुओं की आइडियोलॉजी पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता चलते, तब तक उन्होंने अपने ही उन हिंदू भाइयों को टारगेट करना शुरू कर दिया जो दूसरे प्रांत के हैं, जिन्हें मराठी आती नहीं है, या जो आती है पूरी तरह से नहीं बोल पाते, हिचकते हैं। तो ऐसे में वो कहाँ जाए? अगर कोई उत्तर भारत का मतदाता है और वो उद्धव ठाकरे का अभी तक सपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ में आ गए हैं, हाथ मिलाते हैं, तो वो किस तरफ जाएगा? ऐसे में तो फिर वो कंफ्यूजन वाली ही स्थिति है, और वो कंफ्यूजन सीधा सीधा बीजेपी या एनडीए की तरफ झुकता हुआ नजर आएगा। एक तो मुद्दा मुझे और है जी कि यदि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे इनके साथ नजदीकी बढ़ाते हैं, तो एकनाथ शिंदे इनके रिश्तों के साथ में क्या कोई कड़वाहट आ सकती है, या फिर ये जानबूझ के किया जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि ये तमाम जो चीजें हैं ये सिर्फ यूं ही चलेंगी। सरकार पूरा जो कार्यकाल है वो पूरा करेगी, और बहुत अच्छे से करेगी। मुझे लगता है भले ही आखिर के 6 महीने उथल पुथल वाले होंगे, आप भी जानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक बैलेंस करने वाली चीज है। मान लीजिए कि अगर सरकार 3 दल मिलकर के चला रहे हैं और सबको लीड बीजेपी कर रही है, तो लीड करने के नाते, लीडर होने के नाते उन्हें सबको बैलेंस करके चलना है। कहीं कोई ना तो कम हो ना ज्यादा हो। अगर मान लीजिए कोई ज्यादा उछल रहा है या कोई पार्टी के नेता ज्यादा बोल रहे हैं, तो उनको कैसे बैलेंस करना है, वो बैलेंस करने का काम एक तरह से बीजेपी कर रही है। बाकी महाराष्ट्र के जो तमाम लोग हैं वो भी ये जान रहे हैं कि कुछ भी नहीं होना है। अब जो कमान है वो पूरी तरह से बीजेपी के हाथ में है, और बीजेपी ही अपने हिसाब से चीजों को चला रही है, चाहे वो विपक्षी दल में बैठे राज ठाकरे की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, या फिर एकनाथ शिंदे या फिर अजीत पवार। ये भी कहा जा रहा था कि कुछ दिनों पहले तक कि अजीत पवार के जरिए बीजेपी जो है मुस्लिम मतदाताओं तक अपनी रीच पहुंचाने की कोशिश करे, या सरकार की जो चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लेकर के जा रही है। तो बैलेंस करने का काम चल रहा है। पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अभी सरकार में कुछ भी दिक्कत नहीं है, और ये जो बातें कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को कोई तकलीफ हो सकती है या किसी को, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। अंदर खाने में सब कुछ ठीक ही चल रहा है। जी अविनाश जी, आप हमारे इस शो में आए, अपनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, कुल मिलाकर के इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में एक फिर नया अध्याय शुरू हुआ है। वो कबड्डी में कहते हैं ऑल आउट का मतलब होता है ऑल इन। जब विपक्ष को आपने पूरी तरह से खदेड़ दिया हो, तो आप ही के साथ बैठे हुए या आप ही के करीबी आपके साथ राजनीति का प्रयत्न करते हैं। क्या महाराष्ट्र में कुछ ऐसा चल रहा है? एक तरफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन राज ठाकरे मुख्यमंत्री से भी जाकर मिलते हैं, बहाना चाहे कोई भी हो। मुंबई में पार्किंग की समस्या कोई नई बात तो नहीं है, सड़क पर ट्रैफिक कोई नई बात नहीं है, बारिश में मुंबई का बदहाल होना ये तो मैं खुद मुंबई में बचपन से देखता आया हूं। तो ऐसे में आखिर मिलने की क्या जरूरत पड़ी राज ठाकरे को? और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसा एक मौका भी नहीं चूकते जब वो उद्धव ठाकरे को कुछ ग्रीन सिग्नल डाले कि आप हमारे करीब आए। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या चल रहा है, ये समझने का हमने इस वीडियो के माध्यम से प्रयत्न किया। जैसा गोल गोल जलेबी जैसी राजनीति है, वैसी ही यहां की जनता भी बहुत होशियार हो चुकी है। लेकिन राजनीति में मिठास तब मिलती है जब सत्ता बनती है एब्सोल्यूट। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।